At every stage, I got success in my career. I was working in Taj Hotel. I have found that they are having a very good fundamentals in their vision. अच्छे से डिफाइन करिए वहाँ पर। तो इससे मेरे ख्याल से इससे गेस्ट बेस जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। वेलकम और स्वागत है आपका द फाउंडर लैब के बिजनेस टॉक एपिसोड में, जहां आपको मिलने वाले हैं न्यू बिजनेस आइडियाज, गाइडेंस और सक्सेस स्टोरीज। आज हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसी दुनिया में जहां खाना बनाना ना ही सिर्फ एक कला है बल्कि एक बिजनेस भी है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिनको फूड इंडस्ट्री में 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो आइए चलिए मिलवाते हैं आपको मिस्टर मुनव्वर से। वेलकम सर। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ अबाउट यू? आई एम गुड, थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने अपना करियर किस तरीके से सेलेक्ट करा? कैसे फूड इंडस्ट्री ने आपको अट्रैक्ट किया? फूड इंडस्ट्री ने अट्रैक्ट इस तरह किया कि स्टार्टिंग से ही जब मैं देखता था अपनी मदर को फूड किचन में काम करते हुए, तो मुझे ये फील्ड काफ़ी अट्रैक्टिव लगती थी। और उसके बाद से फिर जब मैंने +2 किया, इंटरमीडिएट किया, उसके बाद फिर शेफ़्स डिप्लोमा के लिए ट्राई किया और मुझे वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल गया ईज़िली। तो उसके बाद से ही फिर मैंने अपनी किचन जर्नी स्टार्ट की। एंड व्हाट क्या प्लान्स हैं आपके अपने कंपनी को लॉन्च करने के लिए? प्लान्स मेरे ये है कि यहाँ लखनऊ के सिटी को देखते हुए, क्योंकि आई एम बेस्ड इन लखनऊ, सो लखनऊ सिटी के देखते हुए मैंने ये प्लान किया हुआ है कि जो कुज़ीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, फॉर एग्जांपल मुगलई कुज़ीन, द मोस्ट पॉपुलर कुज़ीन इज़ इन लखनऊ, तो मुझे उसी पे काम करना है आगे। सर, एक सक्सेसफुल कस्टमर बेस आप कैसे बनाएंगे अपनी कंपनी के लिए? कोई सजेशन? सक्सेसफुल कस्टमर बेस का मेन मेरे हिसाब से जो प्लेटफॉर्म होना चाहिए वो ये कि किसी भी रेस्टोरेंट को अपने फूड पर और अपनी सर्विसेज पर उसके लिए बहुत क्वालिटी का काम देना पड़ेगा। अगर उस पर थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी पर या फिर कॉस्ट पर, तो फिर ओवरऑल कहीं ना कहीं जाके वो गेस्ट फेस करता है, उसको सफ़र करता है। और आपको क्या लगता है कि फूड इंडस्ट्री में अपनी मार्केटिंग को किस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए? हाँ, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आज के टाइम पे आपका फूड किस स्टैंडर्ड का है, आप एग्जैक्टली वही प्लेस शो ऑफ करिए अपने प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो हो, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उस पर आप अपनी जो क्वालिटी दे रहे हैं उसको अच्छे से डिफाइन करिए वहाँ पर। तो इससे मेरे ख्याल से इससे गेस्ट बेस जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, जैसे कि आपने कहा कि स्विगी और जोमेटो, यू ऑलरेडी नो कि ये मार्केट को रूल कर रहे हैं, तो फिर आप यंग जनरेशन को फूड इंडस्ट्री में मोटिवेट किस तरीके से करेंगे कि हाँ, उनको फूड इंडस्ट्री में कुछ स्टार्टअप करना चाहिए? उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उनको पहले तो अपना एक प्लान बनाना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट पे उनको अपना रेस्टोरेंट चलाना है, फूड बिजनेस चलाना है। उसके बाद उस प्लानिंग के ऊपर ही उनको काम करना चाहिए। जनरली होता क्या है कि लोग थोड़े दिन यानी थोड़ा टाइम देते हैं, पेशेंस नहीं दिखाते हैं, और इस इंडस्ट्री में एटलीस्ट 1 ईयर आपको भूल जाना है कि कुछ भी आपको फ्रूटफुल मिलने वाला है, तो उसके बाद ही आपको एक अच्छा बिजनेस मिल सकता है। क्योंकि वजह ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका क्लाइंट बेस बनते बनते टाइम लग जाता है। So basically the conclusion is that consistency is the key. बिल्कुल। ओके, तो मैं आपसे पर्सनली जानना चाहती हूँ कि हाउ मेनी आवर्स अ डे यू वर्क? आप कितना टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं? See, in the initial stage of my career, I have almost spent 12 to 14 hours a day. But with the passage of time, now I'm spending just 9 to 10 hours. और ये टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से आपने करा है? टाइम मैनेजमेंट इस तरह करना पड़ता है कि आपको इस तरह अपनी पूरे डे की प्लानिंग इस तरह करनी पड़ती है कि आप कम से कम टाइम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने वर्कर से, इन सब से ले सकते हैं, जिसके बेस पर आपको ये होगा कि आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे बहुत सारी अदर प्रोजेक्ट्स के लिए मीटिंग्स भी होती हैं, तो ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि उनको अपने कैफ़े में बुला लेता हूँ, तो उससे भी मेरा काफ़ी टाइम सेव होता है। So basically team management and smartness works over here. Okay. और सर, हम मार्केट डिमांड्स को किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल की यंग जनरेशन का फूड टेस्ट टेस्ट बड्स और फूड टेस्ट बहुत ज़्यादा चेंज होता है, तो हम उसको किस तरीके से उसके ऊपर जो है पूरी तरीके से डिपेंड हो सकते हैं कि हाँ, नाउ वी आर ऑन द स्टेज कि हम इसको लेके जा सकते हैं?
ये हमको समझना पड़ेगा जिस टाइम हम कोई भी अपना फूड बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको उस एरिया के आसपास की या जो भी हमारे टारगेट क्लाइंट्स हैं, तो उनका टेस्ट समझना होगा कि जनरली लोग क्या लाइक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन द इनिशियल स्टेज जब होटल इंडस्ट्री शुरू हुई थी, तब ये कॉन्सेप्ट था कि हम लोग फॉर एग्जांपल आ ला कार्ट रेस्टोरेंट्स में जो पोर्शन साइज़ हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो उससे क्या होता था कि फॉर एग्जांपल आदमी किसी गेस्ट ने एंट्री की रेस्टोरेंट के अंदर और उसने एक बिरयानी एक पोर्शन ऑर्डर की, तो फिर वो बिरयानी से आगे खीर वगैरह पर डेजर्ट पे या लास्ट के किसी और कोर्स पे जा ही नहीं पाता था। तो अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या है कि आपको सारे जितने भी पोर्शंस ऑफ फूड हैं वो ऐसे रखने हैं कि लोग मल्टीपल स्टेप्स ऑफ कोर्सेज पे जा सकें। तो उससे ये होता है कि उससे आप क्या क्या सर्व कर सकते हैं, क्या क्या आपकी क्वालिटीज़ हैं, आपकी की क्या क्या हैं, वो गेस्ट उससे तभी टच में आ पाएगा, यानी अवेयरनेस तभी होगी जब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शो कर So सकेंगे। basically, variety is the key. Okay. Sir, as we all know that you have been in this field since last 15 years. Yes. So what motivated you to keep the same path going? Because I have seen that in my career, with every step of getting promotion or jumps or whatsoever, I work for the new companies also. So at every stage, I got success in my career. Okay. Financially also, and with the confidence level also increases with the passage of time. So that I come into the final results that I have to go on the same field. Beside that, I should not look to change my industry because I'm getting good results over here. Okay. सर आज के टाइम में जैसे कि फूड इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि किस चीज़ से इंस्पिरेशन गेन करना चाहिए यहाँ पर? आज के टाइम पे फूड इंडस्ट्री तो ग्रो तो कर रही है, मगर थोड़ा सा एक आफ्टर कोविड जैसे वर्ल्ड में पूरा एक चेंज आया है, वैसे ही फूड इंडस्ट्री भी उससे बची नहीं है। फूड इंडस्ट्री में भी उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आए हैं कोविड के। फॉर एग्जांपल अभी से पहले ये होता था कि लोग इतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे कि ऑयली फूड खाने के लिए मना नहीं करते थे, बहुत स्पाइसी फूड खाते थे। तो अभी के टाइम पे ये है कि लोग ज़्यादा हेल्दी फूड के ऊपर हेल्थ कॉन्शियस हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो हेल्दी फूड के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं। उनको अब इतना दे आर केयरिंग अबाउट हाउ मच कार्ब्स दे आर गेटिंग, हाउ मच फैट दे आर गेटिंग, हाउ मच शुगर दे आर गेटिंग इन देयर फूड। तो इस चीज़ पे अभी काम करने वाला है, यानी ये इट्स अ डिमांड ऑफ एन आवर। इस टाइम पे जितने भी आपके कंज्यूमर्स हैं वो ये देखना चाहते हैं कि हमको हाउ हेल्दी आई एम ईटिंग एट पर्टिकुलर एनी आउटलेट। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। According to the demand of this time, we should more focused on healthier food. Even if it is not also bind with any particular cuisine. In every cuisine you can use these healthy ingredients. सो सर जैसे कि आपको पता है दैट फाउंडर लैब प्रमोट्स द एंटरप्रेन्योरशिप, तो अगर किसी को अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है फूड इंडस्ट्री में, तो उसको किस तरीके से न्यू आइडियाज जनरेट करने चाहिए? उसको इस तरह से स्टार्ट करना चाहिए कि सबसे पहले तो अगर उसका इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लोगों को अप्रोच करना चाहिए जिनके पास से उसको बेस्ट और अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी फूड कंसल्टेंट्स हैं उनसे उसको जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है उनकी लाइफ में, उस एक्सपीरियंस से उसको बहुत कुछ मिल सकता है। फॉर एग्जांपल मेनू के पार्ट पे, या फिर फूड के ऊपर, या फिर स्टाफिंग के ऊपर। तो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर उसको कुछ बेटर रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब उनके पास एक्सपर्ट्स की व्यू होंगे। सर अब तक की जर्नी में आपकी लाइफ का, आपकी जर्नी का सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट क्या था? सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट मेरी लाइफ में अभी तक वो था जब मैं सऊदी अरेबिया में मदीना में स्विस होटल में कर रहा था जॉब, जिसका ब्रांड नेम था मोवेनपिक होटल एंड रिजॉर्ट्स। तो वहाँ पर मुझे फ़ायदा यह हुआ कि आई वॉज वर्किंग देयर विद द मल्टी नेशनल्स, so that I was come in contact with different cuisines, different regional cuisines also, and different consumers there in Saudi Arabia are coming from all across the globes. Okay. So that I came in contact with them and I got to know that what their likes or dislikes about food. So the exposure was great. Exposure was very good over there.
सर जस्ट इन केस अगर आपको अपना करियर वापस से स्टार्ट करने का चांस मिलता है तो वो क्या चीज़ें होंगी जो आप चाहेंगे कि मैं इनको डिफरेंटली करूं या चेंज करूं? एक्चुअली अगर करियर की बात करें स्टार्ट करने की, तो मेरा ओपिनियन यही है कि जो भी इस इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में कदम रखता है, तो सबसे पहले उसको चाहिए कि एक गोल बनाए। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में उसको सेलेक्ट करना होगा। वी हैव डिफरेंट stages of industries in food industry also. For example, restaurant industry and cafe industry and hotel industry, resorts is also working with it. So you have to be focused on which industry you have to select for the working. For example, if you are not going to move with the only hotel industry, I have switched from 5-star hotels to restaurants also. That was, I think that it's not fair, yani, fair enough. You should be, I think, consistent for that. सर एज पर यू नो दैट एआई इज रूलिंग द वर्ल्ड अभी के लिए, तो ट्रेडिशनल किचन मार्केटिंग और क्लाउड बेस्ड किचन मार्केटिंग आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा? प्रेजेंट सिनेरियो में क्लाउड किचन का ऑपरेशन ज़्यादा सक्सेसफुल है. इट इज ऑल्सो गिविंग अ गुड सक्सेसफुल रिजल्ट्स टू द एंटरप्रेन्योर्स. रीजन बिहाइंड दैट कि आफ्टर कोविड lots of guests didn't want to go to out for the food and everything. They want to just order the food and they will get at their home. So that the demand of cloud kitchen is become higher after COVID. So what in your opinion आपको क्या ऐसी कुछ टिप्स दीजिए जो अगर किसी को क्लाउड किचन में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो किस तरीके से करें? क्लाउड किचन में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप किस लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं और उस लोकेशन के आसपास का जो जेंट्री है उनका फूड लेवल कैसा है, उनका फूड क्लास क्या है, फूड टेस्ट कैसा है उनका, उसी को टारगेट करके अगर आप अपना मेन्यू और ये सब उस पर रिफ्लेक्ट करता है तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि यू विल गेट अ गुड बिजनेस. और हम मेन्यू को डिज़ाइन करते हुए क्या चीज़ें हमें, क्या पॉइंटर्स हैं जो स्पेसिफिकली हमें उनके ऊपर ध्यान देना ही चाहिए? मेन्यू को डिज़ाइन करते हुए सबसे ज़्यादा ये देखना चाहिए कि हमारे मेन्यू में फॉर एग्जांपल 15 to 20 आइटम्स हैं, तो ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सारे आइटम्स जो हैं वो रोटेट होने चाहिए. अगर आपके फॉर एग्जांपल 20-22 फूड ऑर्डर्स में से सिर्फ 10 या 12 ज़्यादा निकलते हैं और 8-10 जो हैं इनका ऑर्डर बहुत कम होता है, तो उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि आप कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर वेस्टेज से, ज़्यादा स्पॉइलेज से परेशान हो जाते हैं और वो आपकी कॉस्ट हैम्पर कर देता है. तो इसलिए जितने भी, यानी रिजल्ट इज़ दैट कि जैसा भी मेन्यू होना चाहिए, मेन्यू में जितने भी आइटम्स हों वो सब पॉपुलर आइटम्स हों, गेस्ट उनको लाइक करते हों. और एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो सर्विस टीम होती है, जो सर्विस टीम आपको वहाँ पर रेस्टोरेंट पर सर्व कर रही होती है, ये काम उनके पार्ट में आता है कि वो किस तरह अपने गेस्ट को अपने मेन्यू से ऑर्डर करने के लिए उनको फोकस करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल आपको ये 4-5 कोर्सेज हैं, सूप्स हो गए और स्टार्टर्स हो गए, सैलड्स हो गए, फिर उसके बाद आपके मेन कोर्सेज हो गए, फिर डेजर्ट्स हो गए. तो ये पार्ट सर्विस इंडस्ट्री में फूड सर्वर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है कि वो किस तरह इससे खेलते हैं. यानी वहाँ पर एक आपको स्मार्ट सर्विस प्रोवाइडर्स चाहिए होते हैं, जिनको जनरली हम लोग अपनी इंडस्ट्री में स्टीवर्ड्स कहते हैं. स्टीवर्ड्स या फिर कैप्टन या फिर रेस्टोरेंट मैनेजर्स. सर जस्ट एन अजम्पशन, अगर आपको एक मैजिक स्टिक दी जाए तो वो कौन सी टॉप 3 थिंग्स हैं जो कि आप अपने अराउंड चेंज करना चाहेंगे? सबसे पहले अगर मैजिक स्टिक्स इस तरह की मेरे पास आए तो सबसे पहले मैं, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी इंडस्ट्री में, वो ये कि स्टाफ आपके यहाँ से जो काम कर रहा होता है वो बिना बताए निकल जाता है, विदाउट एनी नोटिस पीरियड, विदाउट एनीथिंग. सो दिस इज़ द, उससे सबसे बड़ा लॉस बिजनेस को क्या होता है कि एक कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं ब्रेक होती है. अगर उसी गैप को नया बंदा आके फिल करता है तो उसको अगेन फिर ट्रेनिंग के लिए एटलीस्ट 1 month 2 months चाहिए होते हैं. तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए. दूसरी चीज़, मैजिक स्टिक्स अगर मेरे पास हो तो मैं एक काम ये भी करूँगा कि जितने भी सप्लायर्स हैं, अगर सारे रेस्टोरेंट्स फॉर एग्जांपल लखनऊ सिटी के अंदर 4 रेस्टोरेंट पकड़ लीजिए, इफ़ दैट 4 रेस्टोरेंट्स आर गेटिंग बेस्ट इंग्रेडिएंट्स, देन ओनली दे कैन गिव द बेस्ट प्रोडक्ट. तो इंग्रेडिएंट्स के ऊपर भी बहुत
काम करना पड़ता है उनकी क्वालिटीज़ को के ऊपर। Okay. Sir, as we all know that food industry is growing. But the thing is कि the investors, the people who wanted to start a new business in this, वो confidence नहीं लेके आ पा रहे हैं इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। So as a food consultant, आप ऐसी क्या सर्विसेज और डिटेल्स उनको देंगे जो यूजफुल हो सकें? एज अ फूड कंसल्टेंट मैं नए एंटरप्रेन्योर्स को यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले अपना प्लान बनाएं, जो भी प्लान ऑफ एक्शन है। उसके बाद उस पर ये काम करना होगा कि उसके जो बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं, उन फंडामेंटल्स पे काम करने के लिए किसी न किसी एक्सपर्ट की राय लेनी होगी। और जितनी भी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वेंडर मैनेजमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्टाफिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंटीरियर पार्ट है, रेस्टोरेंट का एम्बियंस है, ये सब, तो उस सब पे बहुत बारीकी से काम करना होगा। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा है कि कोई भी गेस्ट अगर किसी आउटलेट में एंटर करता है तो सबसे पहले वो देखता है कि जहाँ पे मैं फूड खा रहा हूँ वो जगह हमारे लिए फोटोजेनिक है कि नहीं है। ठीक है, वो तो ये सब, अब जैसे लाइटिंग है उसके अंदर, और सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको पेशेंस उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो स्टार्टिंग बिजनेस में अपना लॉस फेस करते भी हैं तो उनको पीछे नहीं हटना चाहिए, बिकॉज इट्स अ टाइम टेकिंग बिजनेस, स्लो प्रोसेस बिजनेस। इसमें आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो ये बात है कि उनको मोटिवेट इसी तरह करना पड़ेगा कि आप थोड़ा इसमें टाइम और दीजिए और क्वालिटी पे कंसिस्टेंट रहिए कि हमको अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जो आप बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं उनके ब्रांड्स फिक्स कर दीजिए कि हम इसी ब्रांड्स पे जाएंगे, तो उससे ये होता है कि आपकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। तो हमारी यंग जनरेशन के लिए ये मैसेज है दैट सक्सेस डज नॉट कम ओवरनाइट। एज पर माय नॉलेज सर, you have some experience with Krusteaz also. Please आप उस इन्वॉल्वमेंट को, अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर करिए। Krusteaz के साथ जब मेरा टाई अप हुआ था फॉर द ओपनिंग ऑफ दैट आउटलेट, तो इन द इनिशियल स्टेज इट वाज अ क्लाउड किचन एंड इट्स टोटली बेस्ड ऑन इटालियन कुजीन। सो उनका मेन फोकस था कि उनको वुड फायर्ड पिज़्ज़ाज और हैंडमेड पास्ताज सर्व करने हैं, जो कि एक बहुत ट्रेंडी कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे। आज से 2 साल पहले इतने ज़्यादा आउटलेट्स यहाँ पर लखनऊ सिटी में वुड फायर्ड पिज़्ज़ा सर्व नहीं कर रहे थे, और जो सर्व कर भी रहे थे उनके पास रेसिपीज़ इतनी ऑथेंटिक नहीं थी कि जिसकी वजह से गेस्ट काफ़ी इंटरेक्ट हो उनके पास। तो सबसे पहले जब मैंने Krusteaz को ज्वाइन किया तो सबसे पहले मैंने उनकी रेसिपीज़ पे काम किया कि उनको मैं कैसे, जो अदर रेस्टोरेंट्स सेम फूड सर्व कर रहे हैं उनसे हम कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो उस पे ही काम करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ हमारा कि जो गेस्ट हमारे पास एक बार ऑर्डर करके आ जाता था, फिर वो हमारे पास रेगुलर गेस्ट हो जाता था हमारा, उसने कभी मूव नहीं किया दोबारा। अभी तक हमारे पास 2 साल से हमारा जो क्लाइंटल है वो सेम है, और डे बाय डे दे आर इंक्रीजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ गुड क्वालिटी एंड गुड रेसिपीज़। सर, जैसे मुझे पता है कि आपने अपना करियर ताज से स्टार्ट किया, तो ऐसी क्या स्पेशलिटी है सर दैट ताज हैज बीन सो मच एक्सपेंडेड बट अदर ग्रुप्स हैव नॉट बीन सो डेवलप्ड? While I was working in Taj Hotel, I have found that they are having a very good fundamentals in their vision. For example, उनके यहाँ जो विजन्स हैं, विजन में ये कहा जाता है कि सबसे पहले जॉय एट वर्क होना चाहिए। जॉय एट वर्क का मतलब ये कि आपका जो वर्क एटमॉस्फेयर है वो बहुत फ्रेंडली होना चाहिए। यानी किसी को भी आप बेस्ट किसी भी एम्प्लॉय से तभी ले सकते हैं जब वो टेंशन फ्री होके, हेजल फ्री होके काम करेगा। दूसरी चीज़, ताज ने सबसे ज़्यादा काम इस बात पे किया कि उसके पास जो मौजूदा एम्प्लॉय हैं वहाँ पर, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट में बांध के नहीं रखा। उनकी क्रॉस डिपार्टमेंट ट्रेनिंग जो है वो ताज कंटिन्यू चलाता रहता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर उसको उसी पर्टिकुलर एक ही यूनिट में अदर डिपार्टमेंट्स में ट्रेनिंग करानी हो, या फिर पर्टिकुलर ग्रुप में किसी और होटल में भेज के, उससे अपग्रेडेड होटल में भेज के ट्रेनिंग करानी हो, तो वो करता है। उससे फ़ायदा ये होता है उसको कि उसके पास एट द सेम टाइम जो स्टाफिंग होती है वो मल्टी स्किल्ड होते हैं, यानी उनको कभी भी स्किल्ड पीपल की शॉर्टेज नहीं होती ताज। और ये एक की फैक्टर है किसी भी ग्रुप को ग्रो करने के लिए। अगर आपके पास स्किल्ड वर्कर्स हैं तो योर ग्रोथ इज डेफिनेट। सो हियर मल्टीटास्किंग इज अ सीक्रेट की। सर, जैसे कि हम सबको पता है
that Lucknow ke tunde kababi are very famous. हम्म, But there are other stalls also for the kebab. हम्म, So आपको क्या लगता है why they have not been so developed? इट्स अ गुड क्वेश्चन। मुझे ये लगता है कि टुंडे कबाबी का सबसे बड़ा जो सीक्रेट रहा है वो ये कि उन्होंने कभी भी अपनी रेसिपीज़ के साथ प्ले नहीं किया और ना ही कभी अपनी रेसिपीज़ के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया। जो उन्होंने रेसिपी टुंडे कबाबी ने पहले दिन से फॉलो की थी उसी को वो कंटिन्यू आज तक कर रहे हैं। जब अपनी वो फ्रेंचाइजी भी देते हैं तो उस फ्रेंचाइजी में वो क्या करते हैं कि वो पहले शर्त रख देते हैं कि शेफ़ हमारा अपना होगा, जो मेन शेफ़ आपकी यूनिट का होगा वो मेरा अपना ट्रेन किया हुआ बंदा होगा। तो उससे क्या होता है कि उनकी रेसिपीज़ आज तक वही हैं, कंसिस्टेंट रेसिपी दे रहे हैं। तो गेस्ट को जो एक बार टेस्ट लगा हुआ है वो चाहे वो चौक में खा रहा हो, चौक लखनऊ में, जी या फिर वो खा रहा हो चारबाग लखनऊ में, तो उसको जितने भी टुंडे कबाबी के आउटलेट होते हैं टेस्ट सेम मिलता है। यही एक की फैक्टर है कि टुंडे क्यों कामयाब हुए। सर आपका मेजर एक्सपर्टाइज कुजीन क्या है? मेरा एक्सपीरियंस जो मेन कुजीन्स में रहा है उसमें कम से कम 5 to 6 कुजीन्स आई थिंक हैं जो कवर अप होती हैं। जैसे इटालियन कुजीन मेन है, जिसमें इटालियन हो गई आपकी, मैक्सिकन कुजीन है, लेबनीज़ अरबिक फूड जितना भी है, और आपका जितना भी यूरोपियन फूड है, ब्रेकफास्ट डिशेस हैं, तो वो सब मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस कुजीन्स में। एज अ फूड कंसल्टेंट हम्म। किस टाइप की सर्विसेज आप किस टाइप के ओनर्स शुड कम इन कांटेक्ट टू यू? एज अ फूड कंसल्टेंट मुझे वो लोग अप्रोच कर सकते हैं जिनको कुछ इस तरह के आउटलेट्स ओपन करने हों, जैसे कैफ़ेज़ हैं या फिर पिज़्ज़ेरिया है या फिर कोई फ़ाइन डाइनिंग खोलना चाहता है या क्लाउड किचन खोलना चाहता है, पर्टिकुलर इन्हीं कुजीन्स में जिसमें मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं उसमें उनको अपना बेस्ट गाइड कर सकता हूँ। सर हाउ कैन माय ऑडियंस कम इन कांटेक्ट विद यू? Your audience can contact with me for we are conducting different webinars with the different intervals of time, और वो सारे इसी चीज़ों पे बेस्ड करते हैं फूड इंडस्ट्री में कि कैसे आपको स्टार्टअप लेना है, किस तरह आपको कोई रनिंग आउटलेट को किस तरह आपको कुछ उसमें रेक्टिफिकेशन चाहिए, कुछ भी उसमें करना है एडिटिंग, तो वो सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने वेबिनार में, वो सारी इन्फॉर्मेशन कवर अप करते हैं। Sir, thank you so much for being on the platform of Business Talk episode of Founder Lab. सर से बात करके जिस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को कंक्लूड करा है, आई बिलीव कि हम 80 to 90% कॉन्फिडेंस गेन करेंगे और बिजनेस स्टार्ट करेंगे। रेस्ट द फाउंडर लैब टीम इज हियर टू बूस्ट यू। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड के साथ, एक नई इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे और एक नए फाउंडर के साथ। थैंक यू।